Okay, now you can mention your attendance in the chat box first. Class, we have already discussed about the working capital and the process and concept of working capital. Today we will discuss the components of working capital. ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशंस वर्किंग कैपिटल की काफी मतलब डिस्कशन ओवर दी वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट में उसके दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एज द ऑपरेटिंग साइकिल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट प्रोसेस। तो बेसिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की, तो कॉन्सेप्चुअली ऑपरेटिंग साइकिल जो हमारा होता है, जिसमें हम लोग परचेजिंग करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देन वी मूव ऑन टू दी सेलिंग पार्ट। ओके, तो दिस इज ऑल वी कैन से दी ऑपरेटिंग प्रोसेस और ऑपरेटिंग और सर्कुलेटिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस। सो यहाँ पर जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल इंडल्ज होती है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होती है, वी टॉक अबाउट दी ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। ओके, और सेकेंडली हम लोगों ने बात करी थी वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट की बैलेंस शीट बेसिस पे, जिसमें हम लोगों ने जो बैलेंस शीट में अगर हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो उसमें वर्किंग कैपिटल कैसे शोन होती है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ऑलरेडी हम लोगों ने जो डेफिनेशंस पे बात करी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि और जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसमें उन्होंने सरप्लस की बात करी थी कि लायबिलिटी से ओवर जो एसेट्स का सरप्लस होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। देन हम लोगों ने जस्टिनबर्ग की एक डेफिनेशन देखी थी, जिसमें उन्होंने शॉर्टफॉल की बात करी थी। उन्होंने कहा कि भाई नेगेटिव में आ जाता है वर्किंग कैपिटल अगर उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स होती है, शॉर्टफॉल्स होती है, यानी हमारी लायबिलिटीज ज्यादा होती है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास मिस्टर लिंकन का भी एक डेफिनेशन था। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमको यही बता रही थी, जिसमें करंट एसेट्स और बार करंट लायबिलिटीज की बात हो रही थी। मिस्टर लिंकन ने लोग को बोला कि जो ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज होती हैं, दे आर दी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। बिकॉज करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज इंडिविजुअली एक तो नहीं होती, काफी होती हैं, और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन होती हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती हैं। तो ये जितने भी एग्रीगेट यानी कि टोटल जो वैल्यू होती है करंट एसेट्स की और जो टोटल वैल्यू होती है करंट लाइबिलिटीज की, इस पे बात करी थी उन्होंने, मिस्टर लिंकन ने। ओके, तो दीज आर दी डेफिनेशंस अबाउट वर्किंग कैपिटल। नाउ वी, और लास्ट में जो हम लोगों ने एंड अप किया था, और उसके बाद हम लोगों ने बात करी ऑप्टिमम लेवल जो होता है वर्किंग कैपिटल वो कैसे बेस किया जाता है। ओके, लास्ट में हम लोगों ने जब टॉपिक अपना एंड किया था, तो वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल सिंपल फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो अब हम लोग आज बात करेंगे व्हाट आर द करंट एसेट्स एंड व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज। ओके, एंड आपको ऑलरेडी पता होगा कि अभी तक आप लोगों ने जो जर्नल, अगर जर्नल एंट्रीज या लेजर्स और बनाए होंगे, बैलेंस शीट्स बनाई होंगी, तो हमने देखा होगा कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इनको करंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज विद इन ईयर ये कैश में कन्वर्जन हो जाता है इनका। तो इनकी जो कन्वर्जन, अगर हम लोग बोले स्पैम होता है, ये विद इन ईयर होता है। ठीक, अगर मोर देन अ ईयर होता है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो जाएंगी, जिसमें हम लोगों के शेयर डिबेंचर्स आते हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पे पूरी डिस्कशन कर लिया है, थ्योरी पढ़ लिया। अभी हम लोग वर्किंग कैपिटल पे बात कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू दी कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं करंट एसेट्स की। Current assets are those assets which are convertible into cash within a period of 1 year and are those which are required to meet the day-to-day operations. जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल हम एक साथ कितना भी परचेज करके रख लें, फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम उनको बहुत बल्क पे नहीं खरीद के रख सकते, हमें उनको कहा जाए सेफ गार्ड रखना पड़ता है।
हाँ, उनको मतलब संभाल कर रखना पड़ता है, उनके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज चाहिए होती है हमें, तो हम इतना ज्यादा क्यों प्रिक्योर करके रखेंगे, और हम जैसा प्रोडक्शन करते जाएंगे उसी के हिसाब से हम जितना जितना हमारा जैसा प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे ही हम क्या करते जाएंगे, उसका लेते जाएंगे, उसको परचेज करते जाएंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट दी करंट एसेट्स। और डेली डे टू डे एक्टिविटीज इसका इसमें बार बार जो एक्सप्लेन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारी वर्क से रिलेटेड, हमारी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड ही है। To be more precise, the management of current assets is the working capital of management. Yes, करंट एसेट्स का मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज ये हमारे वो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमारे पास जिससे हम अपनी डेली एक्टिविटीज को कर सकें, फ्लो में ला सकें, और इन इन रिसोर्सेज, इन कैश के जो रिसोर्सेज होते हैं इनका नीड हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी करंट एसेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, करंट एसेट्स की जो एक सिंपल डेफिनेशन है ना कि विद इन अ ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इसके अलावा बस आप इतना जो जहन में रखिए। बाकी फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस, यानी आपके पास करंट टाइम में आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में कितना कैश है आपके पास, एंड कितना बैलेंस है आपके पास बैंक अकाउंट में। बिकॉज क्योंकि वो भी आप बैंक से जाके विड्रॉ करा सकते हो या चेक दे सकते हो, तो वो भी कन्वर्ट हो जाए, भाई कैश तो है ही वो। ठीक, तो आपके पास कितना कैश मौजूद है, एंड बैलेंसेस इन योर बैंक। ओके, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, आपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं जो 6 मंथ 2 मंथ्स के एक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, आपको वो रिसीव हो जाएगा। शॉर्ट टर्म एडवांसेस आपने कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, तो एडवांसेस आपके पास है, और ये शॉर्ट टर्म इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म एडवांसेस और लोन्स में आ जाएगा तो भाई वो तो हमारे लॉन्ग टर्म हो जाएंगे ना अभी, इसलिए शॉर्ट टर्म एडवांसेस। जैसे आपको डेली एक्टिविटी को करने के लिए कई बार बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो वो अपने जो हेड ऑफिस होता है या अदर ब्रांचेस होती है उनसे कैश ले लेते हैं अपनी डेली एक्टिविटी को कराने के लिए, और एट दी जब एंड में 3 o'clock और 4 o'clock जब वो वाइंड अप करते हैं, अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, डेली डेली अपने अकाउंट्स क्लोज करना पड़ता है ना कि कितना आपके स्टार्टिंग में जब आप ओपन कर रहे थे तब कितना कैश था, और जब आपने क्लोज किया तो आपके पास कितना कैश था, तो वो तुरंत उनको रिफंड करने होते हैं। ठीक, तो इस तरह के छोटे एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस को हम दे सकते हैं। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, आपने कोई प्रीपेड पहले से कोई एक्सपेंस कर रखे ऑब्वियसली आपको नहीं करने हैं, तो वो भी आपके एक तरीके से एसेट्स है। रिसीवेबल्स, आपने कोई कोई रिसीव होना है, कोई बिल्स रिसीव होने जा रहे हैं, इनवॉइसेस आपके रिसीव होने आ रहे हैं, उसका ड्यू टाइम है या टाइम पीरियड अलॉट हो गया, ठीक है, तो इस तरह के रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अगर हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल, सेकंड होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड इज फिनिश्ड गुड्स। हमारी इन्वेंट्री 3 तरह की कैटेगरीज में इसीलिए होती है क्योंकि जब आप डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हो, आपका प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो पूरा रॉ मटेरियल एक साथ खत्म नहीं हो जाता है, तो आपके पास रॉ मटेरियल होता है जो स्टोर्स में होता है, एक्स्ट्रा कुछ पड़ा हो तो वो रॉ मटेरियल आपका इन्वेंट्री है, आपकी एसेट्स है। और इवन पता है आपकी इन्वेंट्री, जो आपके पास इन्वेंट्री होती है ना, उस पे भी लोन मिलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स भी मिलते हैं, तो इसलिए भी इन्वेंट्री बेनिफिटेड होती है आपके पास कि एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए होती है ना कि आपने अगर उनका अमाउंट वापस नहीं किया, दे कैन हैव योर इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज को 3 कैटेगरी में, रॉ मटेरियल एंड देन दी वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ पेन्स बन रहे हैं, पेन बनाने की हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हमारे पेन्स वर्क इन प्रोग्रेस में होंगे, यानी रॉ मटेरियल्स मोल्डिंग स्टार्ट हुई, देन उसमें रिफिल इंस्टॉल करी गई, तो इस तरह से क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। जहां पर भी वो काम जितना भी रुक गया है, जितना प्रोडक्शन रुक गया है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस यानी वो फिनिश नहीं हुआ। देन उसके बाद आपकी सेलिंग से पहले जो भी आपके पास फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो गए हैं और वो अभी तक ट्रांसपोर्ट में नहीं गए हैं और आपकी कंपनी में रखे हैं, तो दे विल नोन एज फिनिश्ड गुड्स। तो अब हम लोग इन्वेंट्री की बात करें, तो इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, और ये हमारी एसेट्स, करंट एसेट्स।
फाइन। ठीक, और इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में इसलिए गिना जाता है ना, बिकॉज क्योंकि आपकी इन्वेंट्री, आपका प्रोडक्शन होगा, आपकी सेलिंग होगी, तो वो तो लगातार चल रहे हैं ना, तो इसलिए भी उसको करंट एसेट्स में ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें करंट लायबिलिटीज की। ओके, तो करंट जिस तरह से विद इन अ ईयर हम लोगों ने एसेट्स की बात करी थी, liabilities or also current liabilities are those claims of outsiders which are expected to mature for payment within an accounting year. अकाउंटिंग ईयर इसलिए लिखा है यानी सिंपल सी बात है, आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस ईयर की बात करी जा रही है। विद इन ईयर जो लाइबिलिटीज आपकी पेड आपको करनी है, आपकी जो कंपनी के डेब्ट्स हैं, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, और या क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, आपको उनको पेमेंट्स करने, ड्यू डेट्स आपकी विद इन ईयर की हैं, तो वो सारी की सारी लाइबिलिटीज आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंडर ही आएंगी। ओके, let's see the examples of current assets. First है creditors for goods purchase. Yes, आपके creditors हैं जिनको आपको पेमेंट करना हुआ है, आपने परचेजिंग तो कर ली है, रॉ मटेरियल ले लिया, बट आपने उनको पेमेंट्स नहीं किए हैं। क्रेडिट पे पेमेंट्स आपने बोला है एक मंथ 1 मंथ का ड्यू डेट है, तो ऑब्वियसली वो आपके क्रेडिटर्स हैं, आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, आपने एक्सपेंसेस वो पहले कर लिए, तो ऑब्वियसली अब आपको नहीं करने इस मंथ, तो वो कहीं ना कहीं आप वो आपके एसेट्स में काउंटेबल होते हैं। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस कि आपको पेमेंट करना था, अभी आपने उसको आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, अभी आपने पेमेंट्स नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग में हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए हैं, बोरोइंग्स ली हुई हैं, तो आपको वो भी तो रीपे करने हैं विद इन अ टाइम पीरियड। एडवांसेस रिसीव अगेंस्ट सेल्स, आपने जो सेलिंग करी है उसमें कुछ आपका एडवांस रिसीव हो गया है, तो वो भी आपकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं लायबिलिटीज में आ रहा है। हेडिंग करंट लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है टैक्सेस एंड डिविडेंड्स पेबल। कोई टैक्सेस हैं, डिविडेंड्स हैं जो आपको पे करने हैं। ऑब्वियसली टैक्सेस तो भाई हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे टैक्सेस कम हो। सिमिलरली आपको डिविडेंड्स भी देने होते हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपको उनको डिविडेंड्स देने होते हैं, पे करने होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन्हें देना होता है, तो वो भी बहुत आपके लिए क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप उनको डिविडेंड्स टाइम टू टाइम नहीं देंगे, इवन आपके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको जो आप इंटरेस्ट देते हो ना, वो भी आपकी लायबिलिटी में आएगा, वो भी आता है, क्योंकि वो आपके ईयरली पेड हो रहे होते हैं, इसलिए आपको विद इन अ ईयर, क्योंकि आपको वो लायबल है, आपको पे करने हैं, तो वो टैक्सेस जो पे करने हैं, डिविडेंड्स जो पे करने हैं, इंटरेस्ट जो पे करना है, दे ऑल आर करंट लायबिलिटीज। और इसके अलावा भी बहुत सारी और लायबिलिटीज हो सकती हैं जो इसमें नहीं आ रही हैं इन कैटेगरीज में, अदर देन these above categories, they are also if they are maturing within a year, अगर वो एक साल के अंदर मैच्योर हो रही हैं, then they will be known as current liabilities. नेक्स्ट है ये हम लोगों ने अभी तक बात करी, इट इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, वर्किंग कैपिटल को आप इस तरह से समझिए कि वर्किंग कैपिटल, और जब हम उसका मैनेजमेंट करते हैं तब इट मीन्स कि हमें स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है, और उसके मैनेजमेंट पे, और ऑब्वियसली हम लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम लोग हर चीज का मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अगर हम इसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो कैश का रेशियो है वो कम हो सकता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका जो वर्क फ्लो है, जो आपका पाइपलाइन है, आपके प्रोडक्शन जो चल रहा है वो रुक सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वो प्रोडक्शन किसी भी तरीके रुके ना, आपका फ्लो बना रहे, आपकी परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड सेलिंग वाला जो प्रोसेस है ना, वो प्रॉपरली काम करता रहे। इसलिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि आप समझिए कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अभी हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट किस तरीके से होता है।
Working capital management is a business strategy designed to ensure that company operates efficiently by monitoring and using its current assets and liability to the best effect. ऑब्वियसली जो भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं उनका हम ऑप्टिमम यूज करें सो दैट कि हमारे पास लाइबिलिटीज ज्यादा ना होने पाए और जो हमारा फ्लो है ना, जो हमारे प्रोडक्शन का फ्लो है, जो हमारे डेली एक्टिविटीज जो हमारी रही हैं, ठीक, इन सभी एक्टिविटीज को प्रॉपरली किया जा सके, इससे हमें वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट, कोई भी जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली मैनेज हो ताकि उनका ये जो फ्लो है ये रुके नहीं, बिकॉज इसका फ्लो रुकने से हमारा मार्केट में प्रोडक्ट देर से पहुंचेगा, हमारी मार्केट से शेयरिंग कम हो जाएगी, उसके बहुत सारे अलग अलग कहा जाए कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर हम लोग एक लाइन में समझे तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजन फॉर ब्रिंगिंग वर्किंग कैपिटल एट ऑप्टिमम लेवल। वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमम लेवल पे लाना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है, और वी कैन से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम अगर अदर वर्ड्स में अगर बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू वी कैन मैनेज करंट शॉर्ट टर्म assets or current assets or liabilities so that the sufficient liquidity uh, will be formed in the running process of the operation. Okay, तो ये हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल। अब हम वर्किंग कैपिटल की एक डेफिनेशन ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। मीनिंग में दिया हुआ है, इट रिफर्स टू द कैश अ बिजनेस रिक्वायर फॉर डेली ऑपरेशंस। ऑब्वियसली डेली ऑपरेशन के लिए कैश की जो नहीं का प्रॉपर मैनेजमेंट। डेफिनेशन शुरू में दिया है वर्किंग ऑपरेटिंग द एंटरप्राइज। हमारी एंटरप्राइज में, हमारे बिजनेस में, कंपनी में जिस भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें जो हमारी कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को या उस कॉस्ट को हम लोग ऑपरेटिंग, अगर आपको याद हो तो लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था ना, हमारे एक्टिविटी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। तो ये जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, इसमें जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ रही है, जो कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट को प्रॉपर कवर कर सके हम और हमें लॉसेस ना हो उसकी वजह से। ठीक है, तो तब हम किसका यूज करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। ओके, देन जेरेस्टेनबर्ग ने बोला है वर्किंग कैपिटल इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ दैट कैपिटल which is not fixed, but the more common use of working capital is to consider it as the difference between the book value of the current assets and the current liabilities. You know, दो पॉइंट्स में बात करी है। फर्स्ट इन्होंने बात करी है डिस्क्रिप्टिव, एक उन्होंने बोला कि एक सिचुएशन होती है जिसमें हमें पता है जो हम पर डे अपने प्रोडक्शन में जो लगा रहे हैं, जो रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, वो फिक्स नहीं होता है। ऑब्वियसली उसमें से कुछ पार्ट फिक्स होता है, जैसे हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड पार्ट होता है। बट इस फिक्स के अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। जैसे मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, उतनी ज्यादा लाइट कंज्यूम होगी। ठीक है, वाटर की सप्लाई उतनी ज्यादा कंज्यूम होगी। देन अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारी रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, जो हमारी लेबर लगी हुई है, जो हमारे जो मैन पावर लगी हुई है उस प्रोडक्शन में, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि ये जो ओवरहेड्स है वो तो चलो सर्टेन उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा बिकॉज फिक्स्ड वाले फिक्स्ड रहेंगे, उसके ऊपर वेरिएबल जितनी भी चीजें वेरिएबल हैं वो सब बढ़ेंगी अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। ओके, तो इनको कंट्रोल रखना और इनको मैनेज करना, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इनका ये था। सेकेंड पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं that it is a difference of book value of current assets and current liabilities के जो वैल्यू है, जो एग्रीगेट वैल्यू है हमारे पास करंट एसेट्स की और करंट लाइबिलिटीज, इनका जो डिफरेंस है उसको भी हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और उसको क्या करना होता है, उस वर्किंग कैपिटल को ही हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि हम पूरे टाइम ये मैनेज करते हैं ना, हमारी लाइबिलिटीज कम होती जाए, हमारे लाइबिलिटीज इंक्रीज ना हो, हमारी एसेट्स बढ़ती रहे। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, अब जैसे हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट की बात करी थी,
लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. ओके, अब मैनेजमेंट में ऑब्वियसली जब हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ग्रॉस और नेट की बात करते हैं. ठीक है, जब हम लोग वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने ये बात करी कि वर्किंग स्टाइल कैसा है. इसे ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट था और बैलेंस शीट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल को. बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से तो हमें ये पता होना चाहिए ना ग्रॉस यानी एग्रीगेट वैल्यू क्या है वर्किंग कैपिटल की एंड द नेट वैल्यू ऑफ द वर्किंग कैपिटल. ओके, तो कॉन्सेप्ट के भी दो पार्ट हैं. इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट देन वी आल्सो हैव टू पार्ट्स. तो यहाँ पे टू पार्ट्स है हमारे वर्किंग कैपिटल के. ठीक है, फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल refers to the total investment in current assets, जिसको हम लोग एग्रीगेट वैल्यू कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू कहते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रॉस इनकम क्या है, यानी आप ये बताओ कि आपको कितना अर्न हो रहा है. नेट अभी नहीं पूछ रहे हैं. नेट तो तब होगा जब आप उसमें डिडक्शंस कर लोगे, जब आपको टैक्सेस पे हो जाएंगे तब आप देखोगे ना कि नेट प्योर इनकम कितनी है. अभी हम देख रहे हैं कि ग्रॉस कितना आ रहा है आपका. ग्रॉस में तो क्या होता है, कॉस्ट और सारी चीजें एडेड होती हैं. So this is what we are talking about gross working capital. It is the aggregate value of total investment or the current assets और the total current assets या जो current assets में हमने invest किया हुआ है, जो amount हमारा invested है उस aggregate value की बात कर रहे हैं. और we can say the current assets employed in business give the idea about the utilization of working capital and the idea about the economic position of the company. Gross working capital concept is popular and acceptable concept in the field of finance. Yes. फाइनेंस के फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रॉस और नेट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज वी वांट टू नो कि हमारा भाई एग्रीगेट वैल्यू किसी भी चीज की, चाहे वो इनकम हो या और भी कोई भी पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं ना कि हमारी ग्रॉस वैल्यू क्या आ रही है एंड व्हाट इज द नेट वैल्यू. तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो gross working capital is a total investment which is indulged in the raising of current assets. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है हम लोग बात कर रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल. सेकंड पार्ट है ये हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का. नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. The difference between current assets and liabilities is called the net working capital. Fine. ये तो हम लोग को पता ही है. जब भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट हटा देते हैं. नेट अमाउंट का मतलब हुआ हम लोगों ने टैक्सेस, कॉस्ट या इस तरह की जितनी भी हमारे लाइबिलिटीज थी उन लाइबिलिटीज को जब हम अपने ग्रॉस में से डिडक्ट कर लेते हैं देन जो प्योर अमाउंट हमारे लिए बचता है वो हमारा नेट अमाउंट होता है. सिमिलरली वर्किंग कैपिटल में से जब हम जो अपनी लाइबिलिटीज हैं उनको लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो बढ़ता है वो करंट असेट्स बचेगा. ओके, ठीक. तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा. और हमारी नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए तो हमें इतना करना ही पड़ेगा, अपनी लाइबिलिटीज तो डिडक्ट करनी पड़ेंगी ना, तभी तो हमें प्योरली पता चलेगा कि प्योर वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है. So we can also say that net working capital concept provides the measurement for determining the credit worthiness of the company. Obviously अगर ये माइनस में आता है हमारी ये चीजें, अगर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो हमारी क्या होगा, क्रेडिट वर्दीनेस हमारी खराब हो जाएगी. हमारी जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो हम अपने जो शेयर होल्डर्स को बता पा रहे हैं कि यस वी आर हैविंग enough of liquidity in our firm, enough of liquidity flow in our operating cycles, तो हम उनको नहीं बता पाएंगे, हमारे शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट हमसे जाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, हमारी एसेट्स उससे ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट वी कैन हैव द करेक्ट डिफरेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके, so the both are the concept of working capital. First is gross working capital and the second one is net working capital. Fine. Okay, now we talk about the objectives of working capital management. अब हम लोग बात करें भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है. तो फर्स्ट इज डिसाइडिंग फेवरेबल आउटकम लेवल
of the investing money for profit in various working capital assets. अब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल एसेट्स हैं, सॉरी, काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल एसेट्स हैं वी हैव, जो हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल्स में पढ़ा है। तो वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कौन कौन सा आउटकम या कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करें, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन को यूज करने से हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो आ पाएंगे। बिकॉज हम अगर गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक अगर हमने ये सोचा कि भाई रॉ मटेरियल अभी करंट में बहुत सस्ता मिल रहा है, ऐसा करते हैं रॉ मटेरियल पे बहुत डिस्काउंट मिल रहा है तो हम लोग खूब सारा खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने जब खरीदा, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप कभी मॉल जाओ, मॉल में कभी आपने अगर असेसमेंट किया हो तो आप देखोगे कि मॉल्स में क्या होता है, जब भी टाइम होता है ना कि सेल हो रही होती है, ठीक है, दे बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया सेल लगी है, आप आओ और परचेज कर लो, इतना परसेंट डिस्काउंट है, इतने परसेंट डिस्काउंट है, ओके। तो जब भी हम सेलिंग में से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पेरिशेबल हो, फूड आइटम्स हो या इस तरह की जो पैकेज चीजें हो, आप उनको देखना, उनकी लेबलिंग देखना, उनका एक्सपायरी डेट हमेशा पास में होती है। तो वो क्या करते हैं कि जिनकी एक्सपायरी डेट पास में होती है उनको ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, सेल में डाल के बेचना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि भाई अब हम इसको प्रिक्योर तो कर नहीं पाएंगे, इसको रखना वेस्ट है हमारे लिए, हमको वैसे ही फेंकना पड़ेगा, तो हम ऐसा करें कि इसको भाई ऐसा कर दें ना, सेल में निकाल देते हैं, तो लोग खरीद भी लेंगे, उनका लॉस भी नहीं होता है और उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी निकल आती है। बट फॉर दी कंपनीज अब क्या है, अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है जो एक्सपायर होने वाला है, आप उसको बल्क में खरीद लो, आपने सोचा अरे भाई डिस्काउंट मिल रहा है हम खरीद लेते हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हो अरे आपने जैसे उसको प्रिक्योर किया, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब देखा, क्योंकि आपके यहाँ भी प्रोडक्शन में टाइम लगेगा ना, आपका प्रोडक्ट टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहा है, सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। जब प्रोडक्शन में चल रहा है तब तक वो चीज पता चला वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, तो बल्क में खरीदने का आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इवन आपकी कॉस्ट भी उतनी बियर करनी पड़ी आपको, सेफर साइड, मतलब उसके जो उसका जो इंस्टॉलमेंट करना पड़ा या उसको प्रिक्योर करना पड़ा, उसके लिए भी आपके चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस आपके इनकर्ड हुए, खर्च हुए, तो कहीं ना कहीं तो आप तो लॉस वाली सिचुएशन में हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए, इवन फाइनेंस मैनेजर्स इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि वट एवर द प्रोडक्ट और द इन्वेंट्री दे आर एक्वायरिंग और दे आर प्रिक्योरिंग, दे ऑलरेडी मतलब उसमें ये जरूर चेक कर लेते हैं कि अगर वो पेरिशेबल है तब वो उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो नियर अबाउट तो नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होने वाली है। तो यानी कि जितनी भी एसेट्स हैं, कौन सी एसेट्स में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके भी रेशियोज होते हैं। आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपने सोचा भाई हमारे यहाँ मैन पावर अभी सस्ती मिल रही है, हम कहते हैं खूब सारे लोग हम हायर कर लिए, ठीक है, बट आपको उनको रेगुलर सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उनमें इन्वेस्ट करोगे। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना है उस एसेट्स में, उसको सोच समझ के करना है, आपके लॉसेस ना हो, ओके। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का। सेकेंड अगर हम लोग बात करें, इट डिसाइड्स बेस्ट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। यस, वर्किंग कैपिटल बेसिकली भाई अभी तक हम लोगों ने जो ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर्स में, लास्ट की यूनिट्स में जो डिस्कशन किया, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल, जिसमें शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग, इन सबकी हम लोग बात कर रहे थे। दे ऑल आर लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो बेसिकली जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल भी देख रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल को भी तो मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा मिक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल का प्रिपेयर हो सके, इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल मैनेज भी करनी होगी। तो एक जिससे हम एक होता है ना, एक ऐसा स्टैंडर्ड रेशियो बना सके कि हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर इतनी है तो हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स कितनी होनी चाहिए,
और कितना हम उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम जब भी बजटें बनाते हैं, बजटिंग करते हैं और बजट्स बनाते हैं, तो हम ये जरूर देखते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में हमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो रेशियो है वो परफेक्ट है कि नहीं है, कि हम ज्यादातर लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होती जा रही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जो लिक्विड का फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये कितना जरूरी है डिफाइन करना। तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है टू मेक स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, द थर्ड ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, इट डिसाइड्स सूटेबल मीन्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है उनका उन उनमें से जो हमारे लिए सूटेबल है। जैसे स्मॉल कंपनीज क्या करती हैं, स्मॉल कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ही पैसा लगाती हैं अपने बिजनेस में, वो लोन्स एडवांसेस पे कम जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन लोन्स और एडवांसेस से आप एसेट्स तो बढ़ा लो अपनी। आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने स्टार्ट करा, अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और आपने बोला भाई ऐसा है हमारे पास 1 लाख का अभी हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पास 1 लाख रुपीज है। तो आपने बोला सबसे पहले अपना ऑफिस होना चाहिए, आपने पता ना पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट में, डाउन पेमेंट में, ऑल दैट या परचेजिंग में खत्म कर दिया अपना सारा पैसा जो आपने इनिशियल कैपिटल अपनी लगाई थी, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा। बट अगर आप जॉइंट वेंचर कर लेते या रेंट पे अगर आप कहीं पे कोई ऑफिस ले लेते, तो वो आपके लिए बेनिफिट था, क्योंकि आप बाकी का अमाउंट अपना यूज कर सकते थे फर्दर अपने प्रोडक्शन या जो भी आपका आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है अपना। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि you have to decide what is the suitable combination of different short term financing activities or short term financing assets और the current assets। तो सारी आपके लिए नीडेड है, या उसमें से जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है आप उस पे जाओ। तो इसका भी असेसमेंट करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि किसमें बढ़ रहा है, और क्या होता है कि जब भी हम इसका फॉर्मूला सेटअप करते हैं ना, तो हमें से ये भी पता चलता है भाई किसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, किसमें घट रहा है, ट्रेंड क्या बता रहा है, लास्ट ईयर क्या था। So these are the objectives of working capital management to decide favorable outcome level of the investing money for profit in various working capital assets. Second, decide best mix of short-term and long-term capital. Third, decide suitable means of short-term financing. Okay. Now we talk about the characteristics of working capital. Characteristics की बात करें या characteristics or we can say features of working capital. First is short term need. Every working capital must be convertible within a year, whether liability or whether assets. It should be conversion. The conversion ratio is within the 12 months or accounting, whatever the accounting period. It is. It should be विद इन अ ईयर। ओके, तो शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, सबसे पहली बात है वर्किंग कैपिटल की। सेकंड है सर्कुलर मूवमेंट। और यस, सर्कुलर मूवमेंट इसलिए बहुत जरूरी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सर्कुलर मूवमेंट में एग्जांपल की बात करें, आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, देन उसके बाद मतलब प्रोडक्शन के कई स्टेजेस हैं, सब चल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, पैकेजिंग, सेलिंग करने के बाद दोबारा से आपके पास कैश आ जाता है, फिर अगेन आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो लेबर को या जो भी, फिर आप प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर रहे हो, देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग के बाद दोबारा से आपके पास कैश आ रहा है। यानी ये एक सर्कुलर मूवमेंट है, और इसमें आप देख रहे होगे इसमें आपकी एसेट्स भी इन्वॉल्व है इस लूप में, एंड योर लायबिलिटीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन दी लूप। लायबिलिटीज कैसे, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट आपकी लायबिलिटी है। आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन में आप लेबर को दे रहे हो, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और भी जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल और ये सारे ओवरहेड्स, लेबर्स का पेमेंट, जो मैन पावर का पेमेंट्स,
देन आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग में भी आप प्रमोशंस कर रहे हो, डिस्काउंट्स दे रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपकी एक्टिविटीज हो रही है. तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, तो so we can say that working capital is always in a circular movement. Then एंड एलिमेंट ऑफ परमानेंसी, यस, एलिमेंट ऑफ परमानेंसी इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि ये जो लूप हमने पूरा डिस्कस किया है ना, इस लूप में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये लूप हमेशा परमानेंट चलता ही रहता है. यानी आपका प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, आपकी रॉ मटेरियल परचेज वाला काम परमानेंट चलता रहता है. तो सर्टेन काइंड ऑफ permanency is involved in production, in manufacturing. That's why we can say that a working capital element is a basic element of circulating a permanency or movement, permanent movement. क्योंकि हम लॉन्ग टर्म अगर एसेट्स की बात करें ना, तो हम क्या करते हैं, रेगुलर वे में अपने शेयर्स नहीं इशू कर रहे होते हैं ना, रेगुलर वे में डिवेंचर्स इशू कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उसमें एक परमानेंसी नहीं है, बट प्रोडक्शन में एक परमानेंसी होती है जिसमें आपको रेगुलर वे में परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल करनी ही होती है. लेस रिस्की, यस इट इज लेस रिस्की, क्योंकि अभी तो आप अपने ही विद इन द कंपनी आप प्रेमाइस में हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप नॉर्मल सप्लायर से प्रोडक्ट जो भी आपका रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहे हो, तो इसमें रिस्क उतना नहीं होता. बट जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, तब वहां से रिस्क स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है. विद इन द, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें भी रिस्क होता है, बट लेसर रिस्क होता है. जैसे रिस्क क्या हुआ, चोरी हो गई है ना, या आग लग गई आपकी फैक्ट्री में. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं फॉर नॉट हैविंग दीज काइंड ऑफ कंटिजेंसीज. अगर इस कंटिजेंसी से बचना है, या कई बार होता है ना, हम लोग डेप्रिशिएशन का भी प्रोसेस करके रखते हैं कि भाई अगर मशीनरी खराब हो गई या उसका टाइम स्पैन खत्म हो गया, तो हमारे पास और ऑप्शंस हो, so that we can have the new machinery, और हायर कर सके हम नई मशीनरी के लिए. then next characteristic says the liquidity. yes, working capital में liquidity is must, बिकॉज अगर हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होगी, हमारे पास कैश नहीं होगा, तो हम ये जो डेली एक्टिविटीज है इनको नहीं कर पाएंगे. लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज के लिए तो हम फिर भी टाइम टेकिंग होता है, रुक सकते हैं, बट हमारा प्रोडक्शन किसी भी कीमत पे पर डे हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नहीं रुक सकती. इवन ऑन दी सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें भी वो भी चीजें इंडल्ज हैं, उसमें भी हमें लिक्विड की नीड है. तो लिक्विडिटी मस्ट होती है वर्किंग कैपिटल में. बेसिक अगर हम लोग बोले ना, बैकबोन ऑफ दी character over the characteristics of working capital is liquidity. Okay, then last characteristics is different proportion for each industry. हाँ, एवरी इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो स्टील की इंडस्ट्री हो, ब्रिक्स बनाने वाली कंपनी हो, रियल एस्टेट फर्म्स हो, हर इंडस्ट्री के लिए अपनी अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं वर्किंग कैपिटल के. किसी में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, किसी में कम वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, यानी रेशियोज अलग होते हैं, प्रोपोर्शंस अलग होते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि यही रेशियो सारी की सारी जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सब में नीडेड होगा, ऐसा नहीं है. डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वर्किंग कैपिटल आपकी, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी है वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है हमारी. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन, जो हमारा रॉ मटेरियल परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, सबसे ज्यादा कब से स्टार्ट हो जाएगा, विंटर से थोड़ा सा, सॉरी समर्स से थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक, क्योंकि समर्स में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो समर्स से स्टार्ट होने से पहले भी हम पहले क्या करते हैं, अपना वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, जो हमारे मैन पावर है, इन सबको हम लोग ज्यादा एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि वी नो दैट इन समर्स द कोल्ड ड्रिंक्स नीडेड बैडली, लोगों को चाहिए. तो बहुत सारे इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं. इवन दीपावली में आप देखते हो ना, जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं जितने भी, उनमें क्या होता है, गारमेंट्स के प्रोडक्शन उससे पहले से बहुत बढ़ने शुरू हो जाते हैं, 2 और 3 वीक्स पहले से. फॉरेन कंट्रीज में जैसे क्रिसमस के टाइम में पूरी 1 मंथ छुट्टियां होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो
हर मंथ और इन बिटवीन 2 मंथ्स हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते ही रहते हैं, तो यहाँ तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसीलिए इंडियन मार्केट ना उसी वे से ज्यादा मार्केट बोली जाती है। बट इफ यू टॉक अबाउट दी अदर मार्केट्स, लोग वहां पे क्या करते हैं, फेस्टिव सीजन उनका मोस्टली क्रिसमस के टाइम में होता है, तो क्रिसमस के कुछ मंथ पहले से ही वो परचेजिंग स्टार्ट करते हैं, रेनोवेशन एंड ऑल दैट वो तभी करवाते हैं। ठीक है, तो वहां तो एक सर्टेन एक स्पेसिफिक है, तो उस कॉटन कंपनीज उसके लिए प्रिपेयर होती हैं, उसके लिए तैयारियां करती हैं और अपना प्रोपोर्शन सेट करती हैं कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल is needed current count period. Okay, so these are all the characteristics of working capital. आई होप कि ये आपको क्लियरली आसानी से समझ आया होगा। ये टफ नहीं है, बट इसमें बहुत सारी जो भी पॉइंट्स हैं ये सब समझ आने चाहिए, बिकॉज अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना कुछ करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस रन कराते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए ना कि वर्किंग कैपिटल को हमें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हेल्प आउट करना है। हाँ, ओके, एंड आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी। लेट मी चेक। हिमांशु, अनामिका, सचिन, आकांक्षा, हर्षित, प्रखर, मुस्कान, रिचिता, जयेश, वांशिका, अलका, शानू, श्रेया, यशी, अंजलि, जया, तरुण, हर्षित, आर्या, आयुषी, अदिति, मुस्कान, आयुष। Is there anyone else? Please do mention your attendance. Yes, Tarun. Okay, Utkarsh, fine. Anyone else? Please do mention the attendance. Yashi, Yes, ma'am. mention the attendance. Okay, you have mentioned. Fine. Okay, I think everybody has given the attendance. Yes, ma'am. Okay then. Okay. Thank you, class. Thank you, ma'am. I can have the safe Sunday.